डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैड्रिक है और मैं स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोल्म का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कई काम कर चुका हूँ। मैं एक स्टूडियो में काम कर चुका हूँ जहाँ पर हॉरर मूवीज़ बनाई जाती थी। वहाँ पर काम करना बहुत मनोरंजन भरा था। ऐसी चीज़ें जिससे लोग डरते हैं वहाँ आम तौर पर रखी हुई होती थी। रात के वक्त कोई भी उस स्टूडियो में चला जाए तो यकीनन उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाए। ऐसे ऐसे जाल वहां पर बिछाए गए हैं कि कोई भी डर सकता है। ये इसलिए कि कोई वहां भूला भटका पहुंच जाए तो वो डर कर भाग जाए और इससे पब्लिसिटी हो उस स्टूडियो की। ऐसा कई बार हो चुका था। कई न्यूज़ रिपोर्टर जो उस स्टूडियो में आया करते वहां भयानक और डरावनी चीज़ें देखकर डर जाया करते। लेकिन वहां पर मैं 3 साल तक ही काम कर पाया था। मेरा काम सबको पसंद तो आता था, लेकिन मुझे पैसे बहुत कम मिलते थे, जिसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया। जब मैंने वो काम छोड़ा तब मुझे पता चला कि मुझे ऐसी डरावनी कहानियाँ, डरावनी मूवीज़ बनाने में कितना मज़ा आया करता था। उसके बाद जो मुझे जॉब मिली थी वो अलग स्टूडियो था। वहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ बना करती थी। मेरा दिल वहाँ पर ज़रा भी नहीं लगता था। मुझे ऐसी हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, ऐसी हॉरर मूवीज़ में काम करना पसंद है जिसे देखकर सुनकर ही लोगों की सांस रुक जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ मुझे वहीं से पड़ गया था और वो रोमांटिक स्टूडियो भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपना ही काम करना शुरू कर गया। मैं घर में ऐसा सामान रखे रहता जो कई फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए होता है। मैं वो डरावनी चीज़ें उन्हें देता, वहाँ पर सेट बना कर देता और वो काम करके वहाँ से चले जाते। ऐसे में ज़्यादा पैसे कमाने लगा था। अब मेरा मन बहुत ज़्यादा लगा करता। मैंने बड़ा सा घर ले लिया था और वो पूरा का पूरा घर डरावनी से डरावनी चीज़ों से भरा हुआ था। कोई गलती से भी मेरे इस घर में आ जाए तो उसकी चीखें निकल जाएं। यही तो कई लोगों के साथ हुआ था। मेरे जितने भी दोस्त थे वो मेरे घर आने से डरा करते थे। इसका कारण था मैं कई बार बहाने से उन्हें घर लेकर आया था। उन्हें बहुत ज़्यादा डराया था। मेरे इस घर में कुल 7 कमरे थे और 7 कमरों में डरावनी से डरावनी चीज़ें रखी हुई हैं। भयानक सी एलियन की खोपड़ियाँ, कई ऐसे जाल जहाँ पर पैर रखें तो इधर से सांप गिर जाए। ज़मीन के नीचे डरावने से पोस्टर लगे हुए हैं। कई भयानक चुड़ैलों की आकृतियाँ दीवारों पर बनी हुई हैं जिनकी आंखें अपने आप झपकना शुरू हो जाती हैं। दीवारों पर ऐसे इल्यूजन बने हुए हैं कि कोई उसके सामने बैठ जाए तो उसका दिमाग चकराने लगता है। ऐसी चीज़ें पूरे घर में हैं और मेरा 2 फ्लोर वाला ये घर किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। मैंने ज़िंदगी में 2 गर्लफ्रेंड बनाई थी और एक गर्लफ्रेंड तो कॉलेज के टाइम ही मुझे छोड़ गई थी, लेकिन एक 4 महीने पहले बनाई थी और जब मैं उसे घर लेकर आया था 10 मिनट भी मेरे घर में रह नहीं पाई थी। भाग गई थी और उसके बाद अब तक उसने कभी फ़ोन उठाया ही नहीं। आज भी मैं ट्राई करता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे घर से इतना ज़्यादा क्यों डर गई। शायद मेरी आदतें ही ऐसी हैं। मुझे लोगों को डराने में बहुत मज़ा आता है। मेरे बेडरूम में ऐसा खजाना है जिसे भूतिया कहानियाँ सुनने वाले, भूतिया फिल्में देखने वाले, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। मेरे कमरे में एक ऐसी किताब है जो बहुत पुराने ज़माने की मानी जाती है। मैंने कई जानवरों की खोपड़ियाँ टांग रखी हैं और एक इंसानी हड्डियों का ढांचा। कहा जाता है कि वो हड्डियों का ढांचा लगभग 500 साल पुराना है। 3 महीने पहले एक ऑक्शन में मैंने वो हड्डियों का ढांचा खरीदा था। कहा जाता है कि वो 500 साल पुराना है और एक रानी का है, लेकिन उसकी ज़्यादा जानकारी मैं जान ही नहीं पाया। पता नहीं किसी ने झूठ में ही मुझे वो रानी कहकर ढांचा बेच दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो ज़्यादा महंगा नहीं था और घर में रखा किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। जब भी मेरे घर में प्रोड्यूसर आते हैं वो डरते हैं। वो एक एक चीज़ को देखकर डरने लग जाते हैं और ये भी पूछते हैं, ये बिल्कुल असली जैसा लगता है, ये बिल्कुल असली जैसा लगता है।
और एक बार एक प्रोड्यूसर को मैंने ये कहा भी था, ये हड्डियों का कंकाल देख रहे हैं, ये बिल्कुल असली है। वो सच में डर कर भाग गए थे और मुझे जो काम मिलने वाला था वो मिल नहीं पाया। उसके बाद से ही उन हड्डियों के ढांचों को भी मैं झूठा ही कहने लगा। मेरे बेडरूम में लगा हुआ उस लड़की के हड्डियों का ढांचा मुझे भी कभी कभी डरा सा देता है। यहाँ हवा चलने लगती है और ये हड्डियाँ काफ़ी हल्की सी हैं। शायद वो बहुत ही पतली और हल्की रही होगी, जिस कारण हवा जब चलती है वो हड्डियों का ढांचा थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है। कड़कड़ की आवाज़ आती है और मैं नींद से उठ जाता हूँ। कभी कभी सपने भी ऐसे आते हैं कि कोई लड़की मेरा पीछा कर रही हो। मैं डर जाता हूँ, लेकिन डर ही तो है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मैं किसी जानवर को देखकर डरता हूँ, किसी इंसान को देखकर डरता हूँ, मुसीबत आने पर डरता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आने लगता है। मेरे हार्मोन जैसे और भी ज़्यादा उत्तेजित होने लगते हैं और मुझे ऐसी खुशी मिलती है जो मैं और ज़्यादा पाना चाहता हूँ। मैं और ज़्यादा डरावनी चीज़ें खरीदने लगता हूँ। इससे मेरे पैसे भी बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं। इतना बड़ा घर यहाँ पर खरीदना कोई आम बात नहीं। मुझे शनिवार और रविवार को क्लब में जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ मेरे कम दोस्त हैं। अलग शहर में मैंने ज़्यादा दोस्त बनाए थे, लेकिन जब से यहाँ पर घर लिया है वो दोस्त मुझसे मिलने ही नहीं आते, इसलिए क्लब भी मुझे अकेले ही जाना पड़ता है। यहाँ पर मैं नए दोस्त बनाना चाहता हूँ। भीड़ भाड़ वाले शहर में हर किसी को काम होता है, हर कोई अपने दोस्तों के साथ आया होता है और कोई नया दोस्त बनाना मुश्किल भरी बात है। लेकिन आज एक तरफ मैं एक पैग लगा रहा था, तभी एक लड़की मेरे करीब आ गई। वो मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मेरा ध्यान सामने डांसर्स पर था। मैं उनकी तरफ देख रहा था क्योंकि यहाँ पर बेली डांस चल रहा था, लेकिन वो बार बार मुझसे बात करने के लिए मुझे टच करने लगी। तभी मैं उसकी तरफ देखने लगा। उसने चेहरे पर अजीब सा मेकअप किया हुआ था और मैं एकदम से उस कुर्सी से नीचे जा गिरा था। उसने मुझे डरा दिया था। उसने चेहरे पर ऐसे मार्क्स बना रखे थे जैसे वो कटी हुई हो। मुझ पर हंस रही थी वो, और पूरे क्लब के लोग मुझ पर हंसने लगे थे। वहाँ म्यूजिक बंद कर दिया गया और वो मुझ पर हंसे जा रहे थे, लेकिन उस लड़की ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। हाथ आगे बढ़ाया और मुझे दोबारा खड़ा कर दिया। मेरे खड़े होते ही उसने हंसना शुरू कर दिया और कहने लगी, डरपोक लगते हो, तुमने डरावनी मूवीज नहीं देखी? मुझे तो बहुत पसंद है, थोड़ा देखा करो, डर कम लगेगा। मैं भी हंसते हंसते कहने लगा था, डर वैसे मुझे लगता नहीं, लेकिन तुम अचानक से आ गई इसलिए मैं घबरा सा गया। वैसे मैं इतना जल्दी डरता नहीं, तुमने डरा दिया। अच्छी ट्रिक है। और चेहरे पर ये कैसा पेंट किया है, बिल्कुल असली जैसा लगता है। तभी उसने कहा, तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो? वैसे भी जितनों को डराना था मैंने डरा लिया, अभी चेहरा साफ करके आती हूँ। वो बाथरूम की तरफ गई और 15 मिनट बाद बाहर आई। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसने मेकअप बहुत डरावना किया हुआ था पहले। अब वो सुंदर लग रही थी। मेरे करीब आकर मुस्कुराती हुई कहने लगी, अब तो सुंदर दिख रही हूँ ना, अब तो डरावनी नहीं लग रही। अभी इतनी बातें ही की थी कि दोबारा से म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गया था। एक दूसरे की बात हम सुन ही नहीं पा रहे थे, भले ही कान में बोलने की कोशिश भी करें। मैंने उसे इशारा किया, चलो क्लब के बाहर चलते हैं, बाहर बात करते हैं, तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करती हो। उसके बाद हम बाहर सड़क पर आ गए। हम आगे की तरफ चलते जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे। बातों बातों में मुझे पता चला कि वो भी ऐसी डरावनी मूवीज़ देखना बहुत पसंद करती है और वो मेरे स्टूडियो में बनी बहुत सारी फिल्में देख चुकी है। और जब मुझे ये पता चल गया तो मैंने उससे कहा, वो मूवीज़ मेरे स्टूडियो में बनी है, मेरे घर में बहुत सारा सामान ऐसा पड़ा है जो तुम्हें देखने में बहुत अच्छा लगेगा। उसने जब मेरा नाम पूछा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अरे तुम्हारी फिल्में तो मुझे हमेशा पसंद आती हैं, तुम्हारा स्टूडियो, तुम पहले उस स्टूडियो में काम किया करते थे ना? अरे मैं पहचान ही नहीं पाई, क्लब में लाइटिंग ज़्यादा थी इसलिए। अरे मैं तो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा काम। अब हम आगे चलते गए और ये बातें करते गए। वो मुझसे मेरे स्टूडियो की ज़्यादा बातें पूछती जा रही थी, मेरे घर की बातें पूछती जा रही थी, और उसकी आदतें भी लगभग मुझसे मिलती थी। पहली बार कोई ऐसी लड़की देखी थी जो बिल्कुल नहीं डरती। उसे मैंने बहुत बार डराने की कोशिश की। मैं मजाक करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और कभी कभी इस तरह की बातें करने लगता हूँ कि सामने वाला चलते चलते अंधेरे में ही डर जाए। मैं कहने लगता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं जिंदा हूँ? क्या तुमने ये नहीं सुना कि मैं मर चुका हूँ? वो हंसने लगी, नहीं नहीं, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन कल न्यूज़पेपर में आया था मेरी मौत हो चुकी है।
मैं अब तक समझ नहीं पाया मैं दीवारों के पार कैसे जा सकता हूँ। वो हंसने लगी। ये पुरानी ट्रिक है, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं इससे भी ज़्यादा डरावनी लाइंस बोल सकती हूँ। मैं भी हंसने लगा। अब वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, मैं उसे डराने की कोशिश कर रहा था। चलते चलते हम दोनों की आदतें एक समान लग रही थी। मैं उसे जैसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था और वो तो पहले से ही मेरी फ़ैन थी। वो मेरे घर आना चाहती थी। मैंने उसे आगाह किया, मेरा घर एक शापित घर है, इतनी डरावनी चीज़ें पड़ी हैं वहाँ पर, तुम डर कर भाग तो नहीं जाओगी? उसने कहा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ मुझे डरा दे। तुम्हें तो अभी अभी डरा दिया मैंने, इसका मतलब तुमसे ज़्यादा जिगरा रखती हूँ। चलो तुम्हारा घर भी देख ही लूँ। अब मैं उसे अपने घर की तरफ ले गया। जैसे ही उसने वो गेट खोला, ज़मीन के नीचे से निकलते हुए सांप देखे उसने। मैंने ये पहली ट्रिक दोस्तों को डराने के लिए रखी हुई थी, लेकिन वो लड़की इतनी चालाक थी कि उसने छलांग लगाई और एक सांप को पकड़ लिया। उसने ज़मीन से उस सांप को खींच लिया था। ये नकली सांप था जिसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ था। उसे हाथ में पकड़कर वो मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, अच्छा, डराना गेट से ही शुरू कर दिया है, देखते हैं अंदर और क्या मिलता है। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था। पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली थी जो डर ही नहीं रही। अब मैं उसे घर के अंदर ले आया। घर के अंदर डरावनी से डरावनी चीज़ें पड़ी थी। वहाँ बहुत सारे भयानक भयानक चेहरे रखे हुए थे, भयानक भयानक शापित चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी जो इल्यूजन दे रही थी जैसे वो आप ही की तरफ देख रही हूँ। वहाँ ऐसा एक दरवाज़ा था जिसे छूते ही ऊपर से चीखने की आवाज़ आती। कोई लड़की की चीख थी जिसे सुनकर हर कोई डर जाता, लेकिन आज वो डरी नहीं थी। ये कैसी लड़की है जिसे डर ही नहीं लगता? उसे देख देख कर मुझे ऐसा लगे जा रहा था जैसे यही वो लड़की है जो पूरी जिंदगी मेरे साथ निकाल सकती है। मुझे किसी और लड़की को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। मैं हमेशा से मानता था कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो भूतों से डरती ही ना हो, सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारूंगा। इस घर में ऐसी ही लड़की रह सकती है, बाकी सब तो डर कर भाग जाती हैं। उसे अब धीरे धीरे पसंद करता जा रहा था। उसे हर कमरा दिखाया और उसने हर चीज़ को देखकर कह दिया, ये तो उस फिल्म में यूज़ हुई थी, ये तो इस फिल्म में यूज़ हुई थी, ये तो नई जो एड शूट थी उसमें यूज़ हुई थी। वो मेरे काम को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उसे डरावनी चीज़ें, डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद था और इसीलिए उसने ऐसी सारी मूवीज़ देख रखी थी। वो इन चीज़ों को पहचानती थी, कुछ सस्ती कुछ महंगी, और उसे कुछ चीज़ें पसंद भी आईं जो मेरे लिए सस्ती थी और मैं चाहता था उसे गिफ्ट दे दूं, और उसने मांग ही ली तो मैं भी मना कैसे कर सकता था। अब वो डर ही नहीं रही थी और अंत में उस सोफे पर बैठी वो कहने लगी, तुम्हारे घर में सबसे नायाब चीज़ क्या है वो बताओ, जिसे देखकर हर कोई डर ही जाएगा और कोई भी ऐसा जो भूतिया फिल्में बनाता हो वो भी उसे देखकर डर गया हो, ऐसी चीज़ दिखाओ। मैं सोचने लगा ऐसी कौन सी चीज़ है। तभी मेरा ध्यान पड़ा, मेरे बेडरूम में एक कंकाल पड़ा है जो असली है। मैंने मजाक में ही उसे कहा, देखो एक नकली चीज़ दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब मैं उसे अपने बेडरूम में ले आया था। मेरे बेडरूम में बहुत भयानक से भयानक चीज़ें पड़ी थीं। कई फिल्मों की सीडीज़ पड़ी थी, कई भयानक सी मूर्तियाँ पड़ी हुई थीं जो अपने आप हिलती थी और ऐसा एहसास देती थी जैसे वो जिंदा हूँ। मेरा बेड अपने आप हिलने लगता था और उसके नीचे से एक हाथ बाहर की तरफ आता था जो हर किसी को डरा देता था। लेकिन वो लड़की किसी और चीज़ से नहीं डरी, बल्कि उसने जब सामने वो कंकाल देखा वो कहने लगी, वाह, ये बड़ा असली जैसा लगता है, क्या सच में ये असली है? मैं अब उसे डराना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो डरकर यहाँ से भाग जाए। मैं उससे कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ये नकली है, तुम्हें ये असली लगता है? वो आगे की तरफ बढ़ी और हाथ लगाकर कहने लगी, सच बताओ, ये असली हड्डी है, ये नकली नहीं हो सकता, ये असली है, सच बताओ ये असली है ना? अब मैं मुस्कुराता हुआ कहने लगा था, अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम डर कर तो नहीं भागोगी? उसने कहा, नहीं, मैं डर कर भाग ही नहीं सकती, ऐसी चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा, हाँ, ये असली है और मैंने इसे एक ऑक्शन में लिया था। हर कोई इसे देखकर डर जाता है, कोई भी अपने स्टूडियो के अंदर असली कंकाल नहीं रखता, लेकिन ये असली है। इसे एक शूट में भी मैंने इस्तेमाल करवाया था, उन्हें बताया ही नहीं था, और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बड़ी मुश्किल से मिला था। तुम्हें पता है ये किसका कंकाल है? वो मेरी तरफ देख रही थी जैसे उसे बहुत ज़्यादा रुचि हो। मैंने कहा, एक रानी का, बहुत सदियों पहले कोई रानी हुआ करती थी, उसका कंकाल है ये। मैं
इस रानी के कंकाल को अपने बेडरूम के अंदर ही रखता हूँ और मैं सबसे नायाब चीज इसे कह सकता हूँ। तुम्हें पसंद आई? वो हंसती हुई कहने लगी, बहुत ज्यादा पसंद आई। एक असली कंकाल, वो भी रानी का। दूर से ही देखकर मैंने पहचान लिया था असली कंकाल है। यकीनन तुम ऐसी डरावनी चीजें अपने बेडरूम में रखकर सोते हो, फिर तो बहुत जिगरे वाले हो। सच बताऊं, तुमसे पहले कोई भी ऐसा लड़का नहीं देखा जिसमें इतनी हिम्मत हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूं। उसके बाद हमने ढेर सारी बातें की। अब उसके घर जाने का वक्त आ गया था। वो घर की तरफ निकल गई, लेकिन उसकी यादें मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी। मैंने जल्दी से उसे फोन लगा लिया। अब वो घर की तरफ जा रही थी और मैं फोन से उससे बातें किए जा रहा था। उससे बातें करने में मजा ही बड़ा आ रहा था। जैसे ही वो घर पहुंची, मैंने उससे ये पूछा ही नहीं था कि उसके साथ कौन कौन रहता है। उसने बताया कि उसके माता और पिता उसके साथ रहते हैं और उसने भी अपना घर बहुत ज़्यादा डरावना बनाया हुआ है। वो चाहती थी कि कल मैं उसके घर पर आऊं और उसके माता पिता से मिलूं और उसके घर को भी रेड करूं। आखिर उसने कितना डरावना घर बनाया है। एक ऐसा इंसान जो मूवीज़ में इस तरह स्टूडियो बनाता है, वो घर को रेट कर सकता है। कितने नंबर दूंगा मैं, ये वो सवाल पूछ रही थी और मैंने भी कह दिया कल शाम को मिलते हैं और घर आकर बता ही दूंगा कितनी रेटिंग दूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उस रात तो नींद आ ही नहीं रही थी और पूरा दिन बस उसका ख्याल आता रहा। वो भी मुझे बस मैसेज कर रही थी, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसे कोई ख़ास काम था, वो किसी चीज़ की तैयारी कर रही थी और उसने बताया भी नहीं वो किस चीज़ की तैयारी कर रही है। शायद वो ऐसा काम कर रही होगी जहां उसे प्रोजेक्ट निपटाना होगा। पूरा दिन बस उसने मैसेज ही किए और जवाब भी लगभग एक घंटे बाद दिए। वो दिन निकल ही नहीं रहा था। पहली बार मेरी पसंद का कोई इंसान मिला था जो मेरी तरह डरावनी बातें कर सकता था, और वो भी लड़की जिसे मैं पसंद करने लगा था। शाम बड़ी मुश्किल से हुई। ये बहुत लंबा समय था जो इंतज़ार से भरा हुआ था। जैसे ही शाम हुई उसने मुझे फ़ोन कर दिया, हाँ मुझे छुट्टी हो गई है, मैं फ्री हो गई हूँ, तुम मेरे घर आ सकते हो। उसने अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दिया था और वो एड्रेस मेरी आंखों में चमकने लगा था। सीधा गाड़ी उठाई मैंने और उस तरफ निकल पड़ा। ये शहर के बाहर बना हुआ एक घर था, बहुत बड़ा घर था और वो लड़की ज़रूर काफ़ी अमीर होगी। इस जगह पर घर खरीदना इतना आसान नहीं होता। बड़ा सा बंगला और आसपास की पूरी ज़मीन उनकी ही होगी। जैसे ही मैं उस घर तक पहुंचा था, वो गेट देखते ही मैं पहचान गया कितने अमीर होंगे ये। वो बड़ा सा गेट था और आसपास जंगल ही था। ये पूरा का पूरा इलाका चार दीवारी के अंदर बंद था। ये उनकी ज़मीन थी और मैंने जैसे ही मैसेज किया वो गेट अपने आप ही खुल गया। इलेक्ट्रॉनिक गेट था, लेकिन आसपास से अजीब सी आवाज़ आई थी। पूरी तैयारी कर रखी होगी मुझे डराने की। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कैसे डरता हूँ। वो पूरा गेट खुल गया, लेकिन मुझे मैसेज किया गया था कि गाड़ी बाहर ही खड़ी करना, कोई उठाकर नहीं लेकर जाएगा। मैं मुस्कुराता हुआ उस गेट के अंदर गया। जैसे ही मैंने गेट के थोड़ा आगे कदम रखे थे, वो गेट बड़ी तेज़ी से बंद हुआ, जैसे बड़ा सा दरवाज़ा बंद हुआ हो। वहाँ मिट्टी उड़ी थी और मैं उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था कि बाहर जाते वक्त क्या अंदर से ये गेट खोला जा सकता है। वो गेट अंदर से जंग खाया हुआ था, नीचे भी जंग लगा था और उसकी मोटर पर भी जंग लगा हुआ था। इतना जंग लगा हुआ ये गेट खुल कैसे सकता है? काम सही से कर रहा है या नहीं, या सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसा हालात बनाए गए हैं? मैं अब आगे वाले रास्ते से जा रहा था और बड़ा सा बंगला दूर से नजर आ रहा था, लेकिन वो पतझड़ वाले पेड़ बीच में लगे हुए थे। छोटा सा ईंटों से रास्ता बनाया हुआ था और गार्डन में बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ उगी हुई थी, उनकी जैसे सफाई करवाई ही ना गई हो। उन झाड़ियों के बीच से निकल रहा था और आसपास से आवाज़ें आ रही थी। ये डरावनी डरावनी सी आवाज़ें थी और अब अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। मुझे भूतों से डर नहीं लगता, मैं जानता हूँ भूत नहीं होते, लेकिन जानवरों से डर ज़रूर लगता है। अब अगर इसने आसपास कोई जानवर रखा हो फिर तो मैं डर ही जाऊंगा ना। फिर मैं क्या करूंगा? जानवर से डर लगता है मुझे। उन झाड़ियों से बीच से निकलते हुए काफ़ी डर लगा, लेकिन आगे वाला रास्ता साफ था। गार्डन की सफाई की गई थी, लेकिन यह साधारण गार्डन नहीं था। ढेर सारी कब्रें बनाई गई थीं। कब्रों के ऊपर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे और नीचे उनके मरने की तारीखें। असली कब्रिस्तान थोड़े ना होगा, डराने के लिए बड़ा अच्छा बना रखा है।
लेकिन ऐसे कब्रिस्तान के अंदर रहना डरावना एहसास होगा। देखते हैं और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। अब मैं उन कब्रों के बीच से निकल कर गया और उस बंगले के करीब पहुंच गया था। वो घर के बाहर ही खड़ी थी और एक वैम्पायर के कपड़ों में खड़ी थी। चेहरे पर मेकअप भी बहुत डरावना सा किया हुआ था उसने। मैं घबराया घबराया उसके पास पहुंचा, लेकिन उसका चेहरा देखकर सारा डर निकल गया था। जैसे उसकी आदत सी लग गई थी एक ही दिन में। उससे बातें करके मुझे बहुत खुशी हुई। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब वो भी मुझसे पूछ रही थी, यहाँ तक पहुँच गए, डरे नहीं? टांगे तो कांप रही हैं तुम्हारी? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी टांगे नहीं कांप रही, वो तो तुम्हें देखकर अच्छा ज़्यादा लग रहा है तो कांप रही है। अब वो भी मुस्कुराने लगी। मैं थोड़ी थोड़ी फ्लर्टिंग करने लगा था, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैं जानता था वो भी मुझे पसंद करती है। वो सीधा मुझे अपने उस बड़े से बंगले के अंदर ले गई। उसके माता पिता दोनों सोफे पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके कपड़े बहुत अजीब थे, पुराने ज़माने के कपड़े। ऐसा फैशन कभी देखा ही नहीं, ऐसे डिज़ाइन कभी देखे ही नहीं। उनके बहुत करीब पहुंचा मैं तो मैंने सोचा ये किसी डिज़ाइनर के कपड़े होंगे मुझे डराने के लिए, लेकिन उन्होंने सादे कपड़े पहन रखे थे, वो भी पुराने ज़माने के गले हुए। जब उसके पिता से हाथ मिलाया था मैंने तो वो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया था। इतने ज़्यादा गले हुए कपड़े थे। मैंने भी मजाक में कह दिया, अब डराने के चक्कर में आप नंगे मत हो जाना, बैठे रहिए, उठने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों भी मुस्कुराने लगे थे। अब इसके बाद वो लड़की मुझे अपना घर दिखाना चाहती थी, क्योंकि वो मुझसे नंबर लेना चाहती थी कि इस घर को मैं कितने नंबर देता हूँ। अब मैं एक एक करके वो कमरे देखने लगा। सच बताऊं, मेरे अपने घर में इतनी डरावनी चीज़ें नहीं थी जितनी यहाँ पर थी। ज़मीन अपने आप हिल रही थी जैसे भूकंप आ रहा हो। महंगे महंगे झूमर लगे हुए थे जिनके बीच से हाथ निकल रहे थे, लेकिन वो हाथ वापस जाकर कहाँ गायब हो जाते पता ही नहीं चलता। जब मैं उस संकरी सी गली के बीच से निकल रहा था, दोनों तरफ से हाथ निकले थे जो मुझे नोचना चाहते थे, लेकिन दोबारा उस दीवार में चले गए। मैं घबरा सा गया था, ऐसा लगा जैसे ये असली हो। मैंने घबराते घबराते उससे पूछा था, ये कैसे किया? दीवारों में छेद भी नहीं हुए, हाथ निकले तो थे मेरी आंखों के सामने, ये कैसे हो गया? उसने भी हंसते हुए कहा, डरे ना डरे ना, पैसे बहुत हैं हमारे पास और यकीन करो आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डर जाओगे तुम। हर कमरे में डरावनी से डरावनी चीज़ें ज़रूर थी, लेकिन ज़रूरत की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। ये मेरे लिए हैरानी का सबब था। उस कमरों में कोई अलमारी नहीं थी, कोई बेड लगा हुआ नहीं था, और कुछ कमरे घूमने के बाद मैंने मजाक मजाक में ही उससे पूछ लिया था, यहाँ सब कुछ है डराने के लिए, लेकिन क्या तुम यहाँ पर रहती भी हो? उसने कहा, हाँ हम यहाँ रहते हैं और कभी कभी कमरे भी बदलते रहते हैं। अब अपना घर है, इतने कमरे हैं, जहाँ मर्जी सो जाओ। मैंने कहा, सोते किस पर हो? यहाँ बेड तो नज़र आ ही नहीं रहा। उसकी हंसी अजीब सी थी और उसने कहा, ध्यान से, वो तुम्हें अंत में पता चलेगा। बहुत ज़्यादा डरने वाले हो, आज की रात खौफ की रात होने वाली है। उसकी बातों से मैं सन्नसा हो गया था। आखिर और कितना डराएगी? इससे ज़्यादा डरावनी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। भले ही डरावना स्टूडियो घर में बना रखा हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों से मैं डर जाता हूँ। आज ये मुझे डरा रही है, मैं लोगों को डराया करता था। उसने एक एक करके ढेर सारे कमरे दिखाए। कई जगह तो मेरी चीख तक निकल गई। ऐसी ऐसी चीज़ें थी, ऐसे ऐसे इल्यूजन थे जो मेरी समझ से भी बाहर थे, और मैं उससे उनके रेट भी पूछ रहा था। आखिर ये चीज़ कहाँ से लेकर आई हो, कितना प्राइस है इनका? वो बता ही नहीं रही थी। कई बार हाथ ज़मीन से निकलता और वो असली हाथ की तरह गर्म होता। मैं उससे सवाल करता, ये तो असली लग रहा है, ये जैसे कोई इंसान ज़मीन के नीचे बैठा हो, वो अपना हाथ बाहर की तरफ निकाल रहा हो। उसने कहा, यहाँ पर हम सिर्फ 4 ही मौजूद हैं, हमारे सिवा और कोई नहीं है, बस मशीनें ही मशीनें डराने के लिए। और अभी आगे आगे देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम चीख पड़ोगे, दिल की धड़कन तेज़ कर दूंगी तुम्हारी। ऊपर वाले कमरे देखने के बाद उसने कहा, अब हमें बेसमेंट में जाना होगा। तैयार हो तुम बेसमेंट में जाने के लिए? वक्त रात के 9:30 का हो चुका था। मैंने भी हामी भर दी। वहाँ उस बंगले के बिल्कुल पीछे बड़ा सा दरवाज़ा ज़मीन पर लगा हुआ था। जैसे ही उसने उस दरवाजे का कुंडा खोला, नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ थी।
ये ईंटों की बनी हुई पुरानी सी सीढ़ियाँ लग रही थी। वहाँ उस पर बहुत ज़्यादा नमी भी थी। अगर गलत पैर कोई रखता तो पैर फिसल भी सकता था, इसलिए धीरे धीरे घबराता घबराता मैं उस पर पैर रख रहा था। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा। मैंने उससे कहा था, लाइट जला लो, इस तरह अंधेरे में गिराकर ही मारोगी क्या? वो भी अंदर की तरफ जाती रही, हंसती रही। पहले तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। भले ही उसने मेकअप किया हुआ था, लेकिन चेहरा खूबसूरत था। जैसे ही अंधेरे में वो पहुंची, उसकी आंखें सफ़ेद रंग की चमक रही थी। वो पुतलियाँ। कॉन्टैक्ट लेंस लगवाए होंगे उसने, लेकिन ऐसे रेडियम वाले कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, मुझे पता ही नहीं था। उससे मैं जवाब चाहता था और उसने जवाब दिया ही नहीं। काफ़ी नीचे तक पहुंचने के बाद नीचे जैसे पानी था। पानी में पैर रखते ही मैंने कहा, अरे ये तो गीला है, यहाँ पानी भरा हुआ है, इतना ज़्यादा पानी, अरे डुबाकर मारोगी क्या? तभी वहाँ रोशनी हो गई और ज़मीन पर पानी ही पानी नहीं था, खून ही खून था। लाल रंग का खून एक जगह जैसे ठहरा हुआ था। उसकी गंदी सी दुर्गंध आ रही थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, असली खून है, यकीन करो मेरा। मैं भी हंस पड़ा, अच्छा असली है, कर लिया यकीन, डरा नहीं मैं। अब आगे बताओ क्या दिखाओगी? अरे मेरे जूते तो गंदे हो गए। वहां रोशनी में अब मैंने देखा, ये कोई बेसमेंट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कोई गुफा बनाई हो, जिस पर पुराने जमाने के बल्ब लगे हुए थे। कई जगह पर छोटी छोटी मशालें जला रखी थी। और वहां थोड़ा आगे गया, छोटी छोटी पहाड़ियां सी बनी हुई थी मिट्टी की उस गुफा के अंदर। उसके ऊपर घास भी काले रंग की उगी हुई थी। जमीन से निकली हुई कई जड़ें पेड़ों को भी अपने अंदर दबोचे हुई थी। वहां पेड़ भी काले रंग के थे। वो जड़ें थोड़ा थोड़ा हिल रही थी। मैं घबरा रहा था, ऐसी चीज जिंदगी में नहीं देखी, ये तो करोड़ों की होंगी। ऐसा सेटअप किसी ने कभी बनाया ही नहीं। अगर कभी यहाँ फिल्म की शूटिंग हो जाए तो ये माला माल हो सकते हैं। मैंने उससे कहा, क्या तुम इसका कॉन्ट्रैक्ट देना चाहोगी? एक प्रोड्यूसर मुझसे बात कर रहा था, उसे बड़ा सेट चाहिए। अगर तुम ये बेसमेंट उसे कुछ दिनों के लिए दे दो तो काफ़ी माला माल हो सकती हो, बहुत पैसे कमा सकती हो। उसकी हंसी अजीब थी। उसने हंसी में ही जवाब दे दिया था। उसने कहा, पैसों की कमी नहीं है, फिल्मों का इतना भी शौक नहीं है, देखनी पसंद है, उससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। मैं अब चुप सा हो गया था। वो मुझे हाथ पकड़कर आगे की तरफ ले जाती रही और उस गुफा के कोने में पड़े हुए वो सफ़ेद सामान को मैं देख रहा था है क्या। थोड़ा करीब पहुंचा, वो हड्डियों के ढेर थे जो हर कोने में लगे हुए थे। जैसे ही एक हड्डियों के ढेर के पास पहुंचा, वहां एक दुर्गंध सी आई थी। ये दुर्गंध इंसानी खून की थी, जैसे सड़ा हुआ मांस हो। कैसा रियलिस्टिक इफेक्ट दिया हुआ है, दुर्गंध भी असली है। मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है इस दुर्गंध से। यहाँ डराने की बात तो सही है, लेकिन ये तो बिल्कुल असली जैसा बनाया हुआ है। यहाँ आने से तुम्हें डर नहीं लगता? उसने मुस्कान भरा चेहरा लेकर मेरी तरफ किया और कहा, डरती नहीं मैं। डर क्यों लगेगा मुझे? मुझे ऐसी डरावनी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो मुझे गुफा के बिल्कुल अंत में ले गई थी। वहाँ नीचे फिर से एक दरवाज़ा बना हुआ था। मैंने उससे सवाल किया, अब इससे नीचे और क्या होगा? उसने वो दरवाज़ा खोला और उसके नीचे 7 ताबूत पड़े थे। वो खुले हुए ताबूत थे, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ। मैंने उससे सवाल किया कि ये क्या ताबूत यहाँ पर रखे हैं, वो भी खाली? इसमें तो लाशें होनी चाहिए, भयानक डरावनी भूतों की लाशें, तब जाकर मैं डरता। लेकिन उसने जो कहा था, यकीन कीजिए, उससे मैं ज़्यादा डर गया था। उसने कहा, तुम सवाल कर रहे थे ना कि हम सोते कहाँ हैं, बेड ही नहीं है, ये रहे हमारे सोने के लिए बेड। मेरी नज़र पीछे पड़ी। उसके माता पिता वहाँ पर आ चुके थे। वो उन सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरे और एक एक ताबूत में लेट गए। अपने हाथों से उन ताबूतों को बंद कर दिया। वो सोने के लिए ताबूत के अंदर गए थे। कैसा परिवार है? ये लड़की पागल है, ये तो समझ में आता है, जैसे मैं पागल हूँ, लेकिन ये बड़े बुजुर्ग भी इस तरह से पागल हो सकते हैं? ये ताबूत में सोते हैं? मुझे डराने के लिए और क्या क्या करोगी? उसने कहा, नहीं, डराने के लिए नहीं, मैं भी सोने के लिए ही जा रही हूँ, लेकिन पहले तुम्हें सुलाऊंगी, फिर सोने के लिए जाऊंगी। कल सुबह तुम्हें घर के और हिस्से भी तो दिखाने हैं।
मैं उसे बता नहीं रहा था, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। कभी किसी इतने ज़्यादा डरावने स्टूडियो में नहीं गया था। बना क्या रखा है इसने। मैं अब सोच रहा था कब ये कहेगी कि रेटिंग दो मेरे स्टूडियो को, मेरे इस घर को रेट करो, कितने नंबर दोगे, और मैं 10 देकर निकलता बनूं। लेकिन उसने सवाल किया ही नहीं। उसने कहा, आओ लेटो ताबूत में, जैसे हम सोते हैं वैसे ही तुम भी सो। मैं उसे मना कर रहा था और उसने मेरे अहम पर चोट की। देखो डर गए ना, देखो डर गए, टांगे कांप रही हैं, असल में कांप रही हैं, लेट के दिखाओ। मेरी सच में टांगे कांप रही थी और मैंने फिर से कह दिया, अरे टांगे नहीं कांप रही हैं, वो तो मैंने ढीली पैंट पहनी है, हवा के कारण हिल रही होगी। उसने कहा लेटो, और अब मैं क्या कर सकता था। लड़की के सामने शर्मिंदा थोड़ी ना हो सकता था। वो मेरे घर में आई थी और बिल्कुल नहीं डरी, और उसने तो मुझे बुरी तरह से डरा दिया। अगर वो ये जान गई तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगी। चुपचाप उसकी बात मानकर मैं उस ताबूत में लेट गया। उसके बाद उसने कहा, इसका ढक्कन लगा लो और आंखें बंद करना, जल्दी ही तुम्हें उठा दूंगी मैं। मैंने वो ताबूत को बंद कर दिया, लेकिन मैंने आंखें बंद नहीं की थी, कहीं दम ही ना घुट जाए। तभी उसने वो ताबूत का ढक्कन खोला और कहा, आंखें बंद नहीं की तुमने, आंखें बंद की होती तो सो गए होते, मुझे पता चल गया होता, तुम सोए ही नहीं। फिर से मैंने ताबूत बंद किया, आंखें बंद नहीं की। कुछ समय तक मैं चुप ही रहा। वो बाहर से फिर से खटखटाती रही और उसने ताबूत खोल दिया। तुम सोए नहीं, मुझे पता चल गया तुम सोए नहीं, जब तक तुम आंखें बंद नहीं करते तुम्हें नींद आ ही नहीं सकती। अब की बार मैं उसकी बात मानने वाला था। जैसे ही मैंने ताबूत का वो दरवाज़ा बंद किया, मैंने आंखें भी बंद की, लेकिन उसने फिर से ताबूत को खोल दिया। इस बार उसने ताबूत खोलने के बाद कुछ भी कहा नहीं, बल्कि मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, आओ चलो, अगला दिन आ गया है। मैं हैरान परेशान था। क्या अगला दिन आ गया है? एक ही झटके में तुमने ताबूत का वो ढक्कन खोल लिया, अगला दिन कब आएगा? मैं इसमें सच में सोने वाला थोड़ी ना था। उसकी मुस्कान कुछ कह रही थी। उसका हाथ पकड़कर जब मैं खड़ा हो गया, वो सातों ताबूत खाली थे। उसके माता पिता शायद पहले ही उठकर जा चुके होंगे, लेकिन सामने ही तो सीढ़ियां थी, मुझे नजर नहीं आए। वो मुझे बाहर लेकर गई और बाहर सूरज चढ़ा हुआ था। दिन हो चुका था और मैं हैरान, बस आंख ही तो बंद की थी, उस ताबूत में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ये कैसा इफेक्ट है? असली सूरज तो वो बना नहीं सकती, इतनी अमीर कोई हो ही नहीं सकता। मैं अब अंदर से डर चुका था और उसकी आंखों में देखकर मैं कहने लगा, क्या सच में मैं सो गया था? क्या अब ये दिन है या रात है? तुम पैसे वाली हो, क्या ये सब कर सकती हो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मतलब? दिन को रात करना, रात को दिन करना? या ज़मीन से निकलने वाले हाथ, या ये घर, यार तुम्हारा कब्र में होना, तुम्हें लगता है ये सब झूठ हो सकता है? उसकी आंखें डरावनी सी थी। मेरे सामने उसकी आंखें रंग बदल रही थी। तभी वहाँ पेड़ों के अंदर से निकलते हुए हाथ, ज़मीन से निकलती हुई हड्डियाँ दिख रही थी मुझे, कंकाल बाहर आ रहे थे। मैं मिट्टी में धंस सा रहा था। उसके बाद जैसे मिट्टी अपने आप दलदल बन रही हो, मेरी टांगों को पकड़ा जा रहा था, अंदर खींचा जा रहा था। ये सब झूठ है, यहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तभी मैंने आंखें मली, ये दिन नहीं रात ही थी। चारों तरफ बस बीहड़ से दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं किसी कब्रिस्तान में हूँ। ये कब्रिस्तान ही था। चार दीवारी के अंदर ढेर सारी कब्रें बनी हुई और उसका भयानक चेहरा। उसकी टांगें हवा में लहरा रही थी, वो हवा में उड़ रही थी। सब झूठ था। मैं भूतों पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन मेरे सामने वो भूत थी। मैं भागना शुरू हो गया और वो मेरे पीछे, जैसे मुझे पकड़ना चाहती हो। हंसती हंसती हुई, कितने नंबर दोगे, कितने नंबर दोगे? डरा दिया ना। मैं रुक नहीं रहा था। मैं जानता था यहाँ नंबर देने की बात नहीं है, ये सच ही नहीं है। यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मेरी सोच से परे है। ये शक्तियाँ हैं असली। उस कब्रिस्तान की दीवार मैंने फांदी थी।
वो झाड़ियाँ जिसके आगे से मैं निकल कर आया था वो भी मुझे नज़र आईं। पहले जो भी दिखा था वो सब एक भ्रम था। यहाँ कोई बंगला है ही नहीं, ये एक कब्रिस्तान है जहाँ मुझे वो ले आई थी और कब्रिस्तान के नीचे कब्र तक में लिटा दिया था उसने मुझे। वो हंसती हंसती मेरा पीछा करती जा रही थी और मैं उससे दूर जाना चाहता था। जल्दी से मैं गाड़ी में बैठा और मैं गाड़ी चलाने लगा, लेकिन वो कब आकर पिछली सीट पर बैठ गई पता ही नहीं चला। मेरी आंखों में देखकर वो हंस रही थी और कह रही थी, अब जा नहीं सकते, डरा नहीं करते थे ना तुम, अब सारी जिंदगी डरोगे, सारी जिंदगी डरोगे, कभी चैन से जी नहीं पाओगे तुम। मैं रो रहा था, चीखें मार रहा था और जैसे ही उस पुरानी सी जगह से बाहर निकला मैं शहर के पास पहुंचा। वहां काफ़ी भीड़ थी और वहां गाड़ी से मैं बाहर की तरफ भागने लगा। वो पीछे से गायब हो चुकी थी और कभी किसी पेड़ के पीछे नजर आती तो कभी गार्डन की उस कुर्सी पर दिखी वो मुझे। भीड़ के अंदर ही अलग चेहरे बना बना कर मेरे सामने आ रही थी और जब भी लोगों की भीड़ से मैं दूर पहुंच जाता उसकी हंसी कानों में गूंजने लगती। वो कहने लगती, अब सारी जिंदगी डरोगे, अब सारी जिंदगी डरोगे। रोता बिलखता मैं कुछ लोगों के पास भी गया था। अनजान लोग मुझे देखकर हंसने लगे थे। मेरे कपड़े बदल चुके थे, मेरे कपड़ों पर बहुत ज़्यादा गंदगी लगी हुई थी, मेरे कपड़ों से बदबू आ रही थी और कोई भी मुझे छूना नहीं चाहता था। वो मुझे धक्के देकर दूर भगा देते। भिखारी जैसा चेहरा हो गया था मेरा, मिट्टी में लिपट लिपट कर पूरी तरह से मैला हो चुका था मैं। अब क्या करता, मैं भागना शुरू हो गया। मैं भागता भागता शहर के एक कोने में जाता गया और जब भी वो नजर आती मुझे दिल की धड़कन तेज हो जाती मेरी। यहाँ पास में ही मेरे एक दोस्त का घर था जो हॉरर स्टोरी राइटर था। वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछा करता था और मुझे बहुत ज़्यादा डराया भी करता था। मैंने सीधा दरवाज़ा खटखटाया था उसके घर का और मुझे देखकर वो हैरान हो चुका था। ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, असली भूत मेरे पीछे पड़ गया है। कोई लड़की है जो मेरे घर में आई थी और मुझे अपने घर लेकर गई। मुझे बहुत भगाया, मुझे बहुत सांस चढ़ी हुई है। वो मुझे अपने घर के अंदर लेकर गया, सोफे पर बिठाया और मुझे साफ कपड़े दिए। मैंने भी अपना मुंह धोया और उसके सामने बैठकर उसे पूरी बात बता दी। उसने भी तब मेरी बात पर यकीन कर लिया। वो मुझे पहले से ही कहता आ रहा था, भूत प्रेत होते हैं, तुम घर को डरावना बनाना चाहते हो तो बनाओ, लेकिन घर में कोई भी ऐसी शापित चीज़ मत लेकर आना जिसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। तुम घर में कोई ऐसी चीज़ लेकर आए होगे जिस कारण वो भूत तुम्हारे पीछे पड़ा है। अब क्या तुम्हें नज़र आ रही है? मैं इधर उधर देख रहा था। नहीं, इस घर के अंदर नहीं है वो, लेकिन कहाँ गई? इतना कहने की ज़रूरत ही थी कि तभी मेरे कंधे के पीछे वो खड़ी हो गई। मेरा वो दोस्त घबरा कर पीछे गिर चुका था और वो उसकी आंखों में घूर रहा था और मुझे देखकर डर रहा था। जैसे ही मैंने पीछे गर्दन घुमाई उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया, तुम हमेशा डरते रहोगे, तुम्हें अब भूतों पर यकीन हो गया है। डरा नहीं करते थे ना तुम, अब सारी जिंदगी डरते रहोगे। मेरे उस दोस्त ने तभी उससे सवाल कर लिया, कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। क्या तुम अपना नाम बताओगी या नहीं? तभी वो बोल पड़ी, मेरा नाम है जोफ्रिया क्वीन। मेरा दोस्त अब जैसे उससे डर नहीं रहा था बल्कि उससे सवाल पूछ रहा था। वो जानना चाहता था आखिर वो कौन है। मैं नहीं जानता वो सवाल क्यों किया जा रहा था, लेकिन जो जवाब थे शायद उससे वो खुश हो रहा था। वो जोफ्रिया क्वीन थी। 500 साल पहले वो यहाँ हुआ करती थी और जिस कंकाल को मैं घर पर लेकर आया हूँ वो जोफ्रिया क्वीन का कंकाल ही तो है। वो अलग अलग रूप बनाकर हमें डराती रही, लेकिन मेरे दोस्त के पास अब जवाब था। वो मुझे खींचता हुआ घर के बाहर ले गया और कहने लगा, गाड़ी स्टार्ट कर, निकल अपने घर की तरफ, जल्दी जल्दी, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। शायद उसे पता चल गया कि मैं जान गया हूं। मैंने पूछा, क्या जान गए हो? उसने कहा, उसके अंत का तरीका। तुमने एक ऐसी शक्ति को आज़ाद किया है जो बहुत सालों से दबी हुई थी। ये कंकाल शापित है,
इसे ज़मीन से नहीं निकालना चाहिए था। क्या तुमने कभी सोचा 500 साल पुराने कोई कंकाल होते हैं? नहीं होते ना। वो बस ममीज होती हैं जिन पर मसाला लगाया होता है, वो बच पाते हैं। हड्डियां तो गल जाती हैं मिट्टी में। 500 सालों से भी इस कंकाल को कुछ नहीं हुआ। तुमने कभी सोचा नहीं ये किसी शाप के कारण है? वो उसी हड्डियों के ढांचे से जुड़ी है जिसे तुमने अपने घर के अंदर रखा हुआ है। अब उन हड्डियों के ढांचे को तुम्हें दफनाना होगा। जल्दी करो, अगर नहीं दफना पाए तो तुम दफना दिए जाओगे। ये एक रात निकलने नहीं देगी। जमीन में कैद हो जाओगे तुम भी इसकी तरह शापित बनकर। हम सीधा मेरे घर पर पहुंच गए थे और वो दरवाज़ा खोलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। दरवाज़ा तोड़ना पड़ गया क्योंकि हमें पीछे से वो पकड़ रही थी। जैसे जैसे रात 3 बजे के करीब पहुंच रही थी, वो जैसे ताकतवर होती जा रही थी। मेरे उस दोस्त ने कहा था 3 बजे, मौत का समय 3 बजे है, उससे पहले कुछ कर पाए तो जिंदा बचोगे, वरना गए तुम। 1 घंटा बचा था। जल्दी से घर के अंदर घुसे हम। वो धीरे धीरे शक्तिशाली होती जा रही थी, मुझे पकड़कर पीछे फेंक रही थी, लेकिन मेरा दोस्त उस कंकाल को लेकर घर के बाहर आ गया। जैसे ही उसने वो कंकाल मिट्टी पर फेंका, वो जैसे गायब हो गई। मिट्टी को छूते ही कंकाल में शक्तियां अपने आप अस्थगित होना शुरू हो जाती हैं। वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई थी। वहाँ हाथों से ही मिट्टी निकालना शुरू कर दी थी। ये मेरा गार्डन था और हाथों से मिट्टी निकालते निकालते हमने वो खड्डा बना लिया और ज़मीन से कई हाथ निकले थे जो मुझे पकड़ना चाहते थे। उस खड्डे में मुझे ही कब्र की तरह दफन कर देना चाहते थे, लेकिन उस खड्डे में जैसे ही हमने उस कंकाल को डाला, वो हाथ निकलना भी बंद हो गए। अब हम उसके ऊपर मिट्टी डालते जा रहे थे और धीरे धीरे जैसे डर कम होता गया। कंकाल को दफन करते ही वो शक्तियां भी अस्थगित हो गई, वहां से जा चुकी थी वो। तब जाकर सांस आई और हम दोनों वहां पर लेट गए। वो इतना ज़्यादा थका नहीं था जितना मैं थका हुआ था। हाँफ हाँफ कर सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उस बला से छुटकारा पाया था हमने। 2 घंटे वहीं पर लेटे रहे थे और तब जाकर सूरज चढ़ गया था। मेरी आंख वहीं गार्डन में लगी हुई थी। सुबह 2 घंटे बाद ही हम उठ गए और उसने खींचकर मुझे उठाया। मेरी टांगें भी जैसे जम गई थीं। भाग भाग कर मेरी बस हो चुकी थी। घसीटता हुआ घर के अंदर लेकर गया। उसने वो खाना बनाया और हम दोनों ने खाना खाया। बैठे बैठे हम बातें किए जा रहे थे और उन डरावनी चीज़ों को देखकर जो मेरे घर में कई सालों से पड़ी थी, मेरी चीखें निकल जाती। हर बार जब मैं बाथरूम जाने की तरफ बढ़ता, कोई चीज़ रास्ते में आती, मेरी चीख निकल जाती। हर चीज़ से डरता जा रहा था मैं, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी भी बदल गई। घर से हर डरावनी चीज़ निकाल दी मैंने, लेकिन गार्डन से वो कंकाल को कभी नहीं निकाल पाया मैं। आज भी मेरे गार्डन के अंदर वो कंकाल ज़मीन में दफन है, जिसे निकालने की हिम्मत नहीं है। घर से हर डरावना सामान निकाल चुका हूँ। ये हॉरर स्टूडियो में जाना बंद कर चुका हूँ। हॉरर मूवीज़ बनाना बंद कर चुका हूँ। अब मैं रोमांटिक मूवीज़ के स्टूडियो में ही काम करता हूँ। पैसे थोड़े कम बनते हैं, लेकिन खुशी तो होती है। यहाँ पर भी कुछ लड़कियाँ मुझे देखकर मुस्कुरा देती हैं, लेकिन यकीन कीजिए वो मुस्कान भी मुझे डरावनी सी नज़र आती है। कहीं वो लड़कियाँ भी कोई बला ना हो जो मुझसे चिपक जाएं। और उसके बाद वैसी खौफनाक रात मैंने कभी नहीं देखी। रोमांटिक मूवीज़ ही ठीक है, कोई डरावनी घटना तो नहीं होती। जो मेरे साथ हुआ है मैं आशा करूँगा और किसी के साथ ना हो।